चलो क्वेश्चन नंबर 1। एसवी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स BXC, प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल, फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kg of BXC 125 kg of raw material are used. For every batch of 100 kg of BXC 100 kg बनाना है तो 125 kg मटेरियल यूज होता है, ठीक है। इसका मतलब कि 25 kg लॉस पे जाता है, ये नॉर्मल लॉस है, पहले से पता है अपने को। In April 2012, 60 batches were produced, were prepared to produce an output of 5,600 kg of BXC, ठीक है। 60 बैचेस बनाया और उस पर आउटपुट बना 5,600 kg BXC का। अब ध्यान में रखना, कभी भी कोई टाइम पीरियड से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया ना तो समझ जाने का कि वो एक्चुअल डेटा है। जैसे आपने बोला है कि इन अप्रैल 12, यानी कि वो एक्चुअल डेटा है, ठीक है। तो एक्चुअल 60 बैचेस बनाया, 5,600 kg का प्रोडक्शन हुआ। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल पर्टिकुलर्स फॉर अप्रैल 12 आर एज अंडर। ABC का स्टैंडर्ड मिक्स है 50%, 30%, 20% परसेंटेज में दिया। तो दोनों को मैंने जैसे बताया ना कि अगर प्रपोर्शन क्वांटिटी में नहीं बताया तो अपन ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला टेक्निक यूज किया वो अपन कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो केस में अपने को रिवर्स वर्क वाला एक टेक्निक यूज करना पड़ता है। तो 50% A, 30% B, 20% C, ये स्टैंडर्ड मिक्स है। प्राइस पर केजी है 20, 10 और 5, ये भी स्टैंडर्ड का ही पार्ट बता रहे। अभी वो लोग बता रहे एक्चुअल मिक्स 60% A यूज किया, 20% B यूज किया, 20% C यूज किया। ये देख के ना तो तुरंत क्लिक होना चाहिए कि मिक्स वेरिएंस 0 नहीं आएगा, क्योंकि प्रपोर्शन 50, 30, 20 का था और इन लोग ने यूज किया 60, 20, 20। सी का मिक्स वेरिएंस 0 आएगा। 20 यूज करना था, 20 यूज किया, जबकि ए और बी का, ए का क्या होगा, एडवर्स होगा और बी का फेवरेबल होगा। आया समझ में? प्राइस दिया है 21, 8 और 6, एक्चुअल प्राइस है ये। और क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज दिया है 5,000, 2,000, 1,000। कैलकुलेट ऑल वेरिएंसेस। अब ये जो समय ये इंटर और फाइनल दोनों के मॉड्यूल में दिया हुआ है और दोनों का एग्जाम प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो इंटर में भी ये सब तो उन्होंने किया हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं एग्जाम्पल जो मैंने दिया था उसमें मैंने एक्चुअल सब बता दिया था, तो डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे जो एक्चुअल्स दिया है ना वो परसेंटेज में दिया है, क्वांटिटीज नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग को जो भी डेटा है वो पूरा क्रिएट करना पड़ेगा ये टेबल से। तब कहाँ से स्टार्ट करें? हाँ, कैसे मिलेगा वो बताओ। क्या? चलो, प्राइस दिया हुआ है, बाद में क्वांटिटी कैसे मिलेगा? मेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्वांटिटी का है। हाँ, एक्चुअल का फाइनल को प्रेडिक्ट किया। फाइनल आउटपुट दिया हुआ है। एक बैच के लिए बताया है ना, 125 kg लग रहा है तो 5,600 kg लग रहा है, तो पता चल जाएगा कि 5,600 को वही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैच में नहीं करना, यूनिट्स दिया है ना। 60 बैचेस टू प्रोड्यूस 5,600। चलो बताओ फाइनली। एक्चुअल में आउटपुट में 5,600 यहाँ पे रखो, यहाँ पे भी सेम रखो। चलो, पहला स्टेप राइट है, आगे का बताओ। नॉर्मल लॉस तो कुछ दिया नहीं है। 7,000 आएगा टोटल इनपुट। कैसे निकाला? 100 kg में 125 रॉ मटेरियल लगता है। 5,600 के आउटपुट के लिए कितना रॉ मटेरियल कितना लगेगा?
क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। और वो मैं कहाँ रखूँ? क्या लॉस पर 25 नहीं, ये बोल रहा है कि 125 पे 100 kg बनता है, तो 5600 के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिलेगा? स्टैंडर्ड के उधर है। हाँ, में 25 आएगा। ओके। एक्चुअल में ये परचेज किया 5000 2000 1000 वो इम्पोर्ट किया है। ओके, लेकिन वो लिखा है कि परचेज क्वांटिटी है, यूसेज क्वांटिटी नहीं। हाँ, ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखना। पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब भी अपन यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी बोलते हैं ना, तो ये क्वांटिटी यूज्ड रहता है, परचेज नहीं रहता, क्वांटिटी यूज्ड। 7500 एक बैच के लिए 125 केजी लगेगा। हाँ 60 बैचेस बनाए। हाँ, ओके। 7500 अपन लग रहा है 7500 को रेशियो में डाल देंगे एक्चुअल में इसका रेशियो हाँ, इतना क्वांटिटी ऑलमोस्ट उन्होंने आंसर फाइंड कर लिया। अभी देखो, हाँ तुम लोग को सबने बताया कि 60 बैचेस बनाए जिसपे प्रोडक्शन हुआ 5600 का, ठीक है। तो हर बैच में 125 केजी मटेरियल यूज होता है, तो 60 इंटू 125 इतना मटेरियल यूज हुआ रहेगा, ठीक है। कितना आ रहा है? 7500। प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था? तो एक बैच पे 100 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, यानी कि 60 बैच पे 6000 का होना चाहिए था, लेकिन प्रोडक्शन कम हुआ, 5600 का ही हुआ, यानी कि एबनॉर्मल लॉस हुआ। यहाँ पे अपन ऑलवेज बैलेंस ही फिगर लेते हैं, यहाँ पे कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते कि 125 के सामने 100 तो फिर इसके सामने कितना, क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस ही फिगर आएगा, कितना आ रहा है? 1900। परफेक्ट, समझा? तो ये इतना डेटा मिलेगा। आप बोलोगे एक्चुअल का प्रपोर्शन दिया हुआ है, कितना कितना परसेंट है? ए का कितना परसेंट है? 60। बी का 20। एक्चुअल वाला बता रहे हो ना? 20। तो 7500 पे डिवाइड कर लो। ठीक है, प्राइस बता दो एक्चुअल का, 2186 मल्टीप्लाई करो। 94,500 12,000 9,000 टोटल 1155 स्क्रैप का रेट दिया है? आया समझ में? तो ये एक्चुअल अपना फेल हो गया है। अभी स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, अब ये सब में जैसे प्रीवियस सब में किया कि इतना आउटपुट के लिए इतना इनपुट, तो एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना, वो नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को आउटपुट क्वांटिटी में दिया है, इनपुट परसेंटेज में दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज में आंसर आएगा, अपने को क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। तो वो टेक्निक यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे रिवर्स वर्क अप्लाई करने का। रिवर्स वर्क कैसे करेंगे? वो लोग ने क्या बोला है कि अगर टोटल इनपुट 125 केजी रहेगा एक बैच में, तो आउटपुट 100 केजी का मिलता है, यानी कि 25 केजी का लॉस होता है। तो अगर आउटपुट 5600 है तो इनपुट कितना लगेगा? 7,000 पता चला? अब इसमें बच्चे लोग का एक गड़बड़ होता है, यानी कि वो लोग अपना लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, वो लॉजिक एक हद तक राइट है, लेकिन इसके लॉजिक के साथ तो एकदम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ वो सेट नहीं होता। बच्चे लोग क्या बोलते हैं, जब इस 60 बैचेस का प्रोडक्शन हुआ तो 60 बैचेस के लिए स्टैंडर्ड कितना? तो 60 इंटू 125, 60 बैचेस बना ना, तो 60 बैचेस का स्टैंडर्ड कितना? तो 60 इंटू 125, इनपुट 125 केजी है ना, तो वो कितना आता है?
16 to 125 7,500 आता है। तो हम लोग स्टैंडर्ड उतना ही लेंगे ना, 7,000 क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ पे लॉजिक ये गलत बैठता है कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड अपन लिखते हैं ना, वो बैच के हिसाब से नहीं लिखते, वो आउटपुट के हिसाब से लिखते हैं। बैच के हिसाब से स्टैंडर्ड कितना रहना चाहिए वो अपने को चाहिए ही नहीं। 60 बैचेस के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई नहीं कर रहे, 5,600 प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई कर रहे। तो 5,600 के लिए इनपुट कितना वो निकालना है, 60 बैचेस के लिए इनपुट कितना वो नहीं निकालना है। पता चला? तो आउटपुट सेम रखना है, बैचेस को सेम नहीं रखना है। समझ में आया? तो ये गड़बड़ मत करना। तो 5,600 पहले यहाँ पे सेम लेके आना है, ठीक है? तो रिवर्स वर्क करके ये मिला, बैलेंस फिगर मिलेगा 1400। स्क्रैप रेट नहीं दिया है तो वो 0, ठीक है? अब 7,000 को ब्रेकअप दे दो, तो को स्टैंडर्ड का परसेंटेज दिया है 50, 30 और 20। 3,500, 2,100, 1,400, ठीक है? स्टैंडर्ड का प्राइस 20, 10, 5। बराबर? चलो, तो ये अपना टेबल बन गया है। एक बार टेबल बन गया तो वेरिएंसेस तो पता है तुम लोग को, ठीक है? तो फटाक से आंसर बोलते जाओ। ओके, पहला टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, बताओ जल्दी से। 98 माइनस 115,500 कितना आएगा? 17,500। फेवरेबल एडवर्स, ओके। प्राइस वेरिएंस ए बी सी, बताओ। स्टैंडर्ड प्राइस 20, एक्चुअल प्राइस 21 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 4,500। एडवर्स बी का स्टैंडर्ड 10, एक्चुअल 8 इंटू 1,500 3,000। फेवरेबल सी का 5 माइनस 6 इंटू 1,500 1,500 एडवर्स। फाइनल आंसर 6, 3, तो 3,000 एडवर्स। समझ रहा है ना? चलो नेक्स्ट, यूसेज वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3,500, एक्चुअल क्वांटिटी 4,500 इंटू 20, 1,020, 2,000। बी का 2,100 माइनस 1,500 इंटू 10, 700 नहीं 600 इंटू 10, 1,400 माइनस 1,500 इंटू 5, 100 इंटू 500, ये 6,000 ही है ना? 600 इंटू 10 बराबर 6,000। तो 3,500 फेवरेबल, ठीक है? तो 3,000 एडवर्स, 3,500 फेवरेबल। नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया अपन। ये 1,000 इंटू 20, 20,000। 20,000, 6,000 और 500, 14,500 एडवर्स। तो 14 प्लस 3 17,500, ठीक है? ये ऑलवेज रिकंसाइल होना ही चाहिए, सब कोई सब नहीं देगा जब पे रिकंसाइल नहीं हुआ। टेबल राइट है तो ये रिकंसाइल होगा ही, ठीक है? इवन टेबल गलत रहेगा तो भी रिकंसाइल होगा, गलत अमाउंट पे रिकंसाइल होगा लेकिन होगा ही, ठीक है? ओके, चलो अभी मिक्स वेरिएंस। फॉर्मूला आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। एस क्यू की जगह पे आर एस क्यू लेना है, बाकी का एलिमेंट सेम है। और यहाँ पे
वापस यही फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे एस क्यू की जगह पे टोटल एस क्यू, ए क्यू की जगह पे टोटल ए क्यू, और क्योंकि ये टोटल लिया प्राइस एवरेज लेना पड़ेगा, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब पहले टोटल ए क्यू कितना है 7,500, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, स्टैंडर्ड का रेशियो ले लो। अब देखो स्टैंडर्ड का रेशियो या तो तुम लोग ये ले सकते हो 35:21:14, या तो डायरेक्ट परसेंटेज ही दिया है ना 50:30:20, वही लिया था ना, तो डायरेक्ट परसेंटेज ही ले लो, अपने को रेशियो चाहिए। ठीक है, तो रेशियो एट द एंड वही बनने वाला है, तो 50:30:20 3750 2250 1500। ठीक है, ये अपने को मिला आर एस क्यू। अभी आर एस क्यू को यहाँ पे रख दो, 3750 2250 1500। ये क्वांटिटी यूज होना चाहिए था। अगर तुम लोग ये क्वांटिटी टोटल यूज कर रहे हो तो लोगों को प्रपोर्शन तो यही लेना चाहिए था एटलीस्ट, तो ये प्रपोर्शन में लेते तो ये क्वांटिटी यूज होता, जबकि ये ही सेम क्वांटिटी तुमने ये वाले प्रपोर्शन में यूज किया। तो इसका यूज किया 4500, इसका 1500, इसका 1500 इंटू स्टैंडर्ड 20 10 5। बोलते जाओ। पहला 18,000 I lose. 7,500 I lose. Very good. 7,500 I lose. ओके, अभी लास्ट वेरिएंस। चलो 5,600 तो उन्होंने बनाया, बनाने दो। 7,500 क्यों यूज किया जब तुम लोग को यूज करना था 7,000। ठीक है, तो अब ये वेरिएंस बताएगा यील्ड वेरिएंस। तो 7,500 सॉरी 7,000 यूज करना था, यूज कर दिया 7,500, 500 यूनिट ज्यादा यूज किया, एवरेज डिवाइड करके मिलेगा 98,000 डिवाइड बाय 7,000। एग्जाम में क्या करने का, कभी भी ये डिवाइड करके जो रेट आएगा ना वो लिखने का नहीं, क्योंकि वो डेसिमल्स पे आएगा और तुम लोग 2 डिजिट में राउंड ऑफ वगैरह करोगे ना तो हमें राउंडिंग ऑफ का एरर आएगा। तो जैसे कैलसी पे पूरा खत्म ही कर देने का, ये माइनस ये इंटू 98 डिवाइड बाई 7। अगर 98 मल्टीप्लाई करके एरर आ रहा है, ठीक है, तो पहले डिवाइड करो बाद में मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस ये डिवाइड बाय 7 इंटू 98। जो भी आंसर आया डायरेक्ट फाइनल आंसर ही लिखने का, तो राउंडिंग ऑफ का एरर रहेगा ही नहीं। ठीक है, 7,000. अब ये दोनों का टोटल वो ये आना चाहिए। ठीक है, तो 7,500 और 7,014,500 पता चला। चलो देख लो। तो सुनो ना, हम्म, ये तो हम लोग ने 1900 का लॉस है, उसमें तो हम लोग ने आइडेंटिफाई किया कि 1500 नॉर्मल लॉस है, बाकी का नॉर्मल लॉस है, तो फिर हम लोग को नॉर्मल लॉस में इधर 1400 से आया 1500 किधर लॉजिकली देखा जाए तो स्टैंडर्ड ये जो लॉस है ना ये तेरा बैच वाइज हुआ है, और ये जो लॉस है ना ये आउटपुट के हिसाब से 5,600 के हिसाब से। तो ये बैच वाइज बोल रही है कि एक बैच में 25 का लॉस है, तो 60 बैचेस उस पे वो 1,500 का होना चाहिए। लेकिन ये वर्किंग यहाँ का जो वर्किंग है ना वो 60 बैचेस के लिए नहीं है, वो 5,600 आउटपुट के लिए। तो 5,600 आउटपुट के लिए लॉस कितना, वो प्रोपोर्शनेट तुझे निकालना पड़ेगा, बैच वाइज वो मैच नहीं करेगा। तो जो नंबरिंग दिया है सिर्फ रिवीजन में दोनों को याद है कि पहले क्या रखा बाद में क्या फाइंड किया वगैरह, क्योंकि अभी फ्रेश है इसके तो दोनों को पूरा समझ में आ गया है।
2 महीने बाद जब ये चैप्टर हाथ में लोगे तो याद नहीं आएगा टेबल स्टार्ट कहाँ से किया था, तो वो टाइम पे ये काम आता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये एपिक सम है, काफी पुराना सम है। सीएमए का दोनों का एग्जाम प्रॉब्लम है। इसके बहुत सारे वेरिएशंस मॉडल में दिए हुए हैं, यानी कि जैसे आप एक कॉपर एंड जिंक प्रोडक्ट है, उसके आप लोग नाम चेंज करेंगे, ए बी करके नाम देंगे वगैरह, लेकिन इसी का ही सिमिलर काफी सारे वेरिएशंस दिया हुआ है। ठीक है, तो कंसेप्चुअली बहुत अच्छा सा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ब्रास फाउंड्री मेकिंग कास्टिंग which are transferred to machine shop of a company at standard price uses standard costing system. The basic standard with regard to material stock of which is kept at standard price are as follows. Standard mix है 70% कॉपर 30% जिंक। स्टैंडर्ड प्राइस है कॉपर का 2400 पर टन, जिंक का है 650 पर टन। स्टैंडर्ड लॉस इन मेल्ट इज 5% ऑफ इनपुट। अब ये सब है ना, देख के अपने को डर लगता है कि अरे सब क्या है, स्टैंडर्ड लॉस इन मेल्ट वगैरह। ठीक है, तो बेसिकली दो अलग अलग मेटल्स को मिक्स करके हम लोग कास्टिंग बनाते हैं। कास्टिंग अपना फिनिश गुड्स है। ठीक है, कास्टिंग अपना फिनिश गुड्स है। तो कॉपर एंड जिंक ये रॉ मटेरियल है, जैसे आपने अपने को एबीसी दिया था वैसे आपने कॉपर एंड जिंक दिया है। अ, उसको मेल्ट किया जाता है मिक्स करके, और उसमें से 5% लॉस्ट होता है, यानी कि वो नॉर्मल लॉस है, और जो बचेगा वो दोनों का आउटपुट आएगा। ठीक है, फिगर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्टिंग पीरियड आर एज फॉलोज। जैसे मैंने तुम लोग को बताया, जब भी टाइम पीरियड से रिलेटेड कोई डेटा बताएगा तो वो समझ आने का एक्चुअल डेटा है। ठीक है, तभी एक्चुअल डेटा स्टार्ट हो रहा है। कमेंसिंग स्टॉक कॉपर का 100 टन, जिंक का 60 टन। कमेंसिंग बोला तो ओपनिंग। फिनिशिंग स्टॉक, अब ये ना बच्चे लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं, फिनिशिंग बोला तो फिनिश स्टॉक यानी कि आउटपुट। ये आउटपुट नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। उन्होंने वर्ड यूज किया कमेंसिंग और फिनिशिंग, ईयर का बिगिनिंग ईयर का एंड, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो कॉपर है 110 और जिंक है 50। परचेज किया है कॉपर 300 टन्स एट 7,32,500 और जिंक परचेज किया 100 टन्स एट 62,500। मेटल melted 400 टन्स, कास्टिंग प्रोड्यूस्ड 375 टन्स। 400 टन मेटल मेल्ट किया, यानी ये क्या है, टोटल इनपुट। इनपुट 25 टन लॉस्ट हुआ रहेगा। ठीक है, और आउटपुट बना 375 टन्स। प्रेजेंट द फिगर्स शोविंग द मटेरियल वेरिएंसेस। अभी वो लोग ने एक्चुअल डेटा में कमेंसिंग स्टॉक दिया, फिनिशिंग स्टॉक दिया, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया, परचेज दिया। हम लोग यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी देते हैं, ओपनिंग का, परचेज का या क्लोजिंग का? तीनों में से कोई भी नहीं, मटेरियल कंज्यूम लेते। और मटेरियल कंज्यूम कैसे मिलेगा, तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो वो अपने को निकालना पड़ेगा, वो दिया हुआ नहीं है। तो ये सब में ये एक एडिशनल पार्ट है, अपने को एक्चुअल डेटा भी रिकॉम्प्यूट करना पड़ेगा। आया समझ में? प्राइस वगैरह में क्या देंगे? फोर्टीन का क्लोजिंग की है, 14 का कुछ नहीं है। ओके, देखो
तुम लोग को ओपनिंग स्टॉक दिया है, बताओ कॉपर का कितना है 100 और जिंक प्लस परचेस, कितना परचेस किया, क्या प्राइस पे, 732,500। मैं एक काम करता हूँ, ये प्राइस वाला कॉलम निकाल देता हूँ अभी, नहीं तो रख दो तो काम आएगा। डिवाइड करो, प्राइस निकालो। 244.67। ओके, और इसका परचेस बताओ। 625,00625, ठीक है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो कंजम्पशन मिलेगा। क्लोजिंग कितना है, 110 और 50, तो तुम लोग को मिलेगा मटेरियल कंज्यूम्ड 290, 290 प्लस 110 करो, वही देखो तुम लोग को बोला है मेटल मेल्टेड 400, समझा। ओके, तो ये अपने को 290 और 110 मिल गया। कॉपर जिंक टोटल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसका प्राइस क्या गिरा, क्योंकि अपने को ओपनिंग क्लोजिंग का प्राइस पता नहीं है, तो ये नहीं मिलेगा, और ये प्लस माइनस किया तो ये मिल सकता है, और ये डिवाइड करके ये मिल जाएगा, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम ये कि ओपनिंग क्लोजिंग का प्राइस नहीं दिया है। वही एज्यूम कर लेंगे ओपनिंग का, क्लोजिंग का वही एज्यूम कर लेंगे। क्लोजिंग का वो एज्यूम कर सकते हैं बेस्ड ऑन कौन सा मेथड, फीफो, परफेक्ट। तो पूरे कॉस्टिंग में अगर कुछ नहीं बोला रहेगा ना, तो जनरली अपन फीफो अप्लाई करते हैं। तो फीफो अप्लाई किया ना, तो जो 290 यूनिट अपन यूज करने वाले, तो फीफो के लॉजिक के हिसाब से पहले 100 यूनिट इश्यू करेगा ओपनिंग का, और जो बाकी का 190 यूनिट रहेगा वो इस पे से इश्यू करोगे, तो इसी का ही 110 यूनिट बैलेंस रहेगा, तो इसका और इसका रेट सेम रहेगा, 2441 यहाँ पे भी आएगा। लेकिन ओपनिंग का जो प्राइस रहेगा वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग और वो लास्ट ईयर के परचेस पे डिपेंड है, और अगर हर साल का परचेस सेम प्राइस पे ही होता तो ये फीफो लीफो डब्ल्यूएसी मेथड बनाने की जरूरत ही नहीं आती लाइफ में। तो भी अटकेगा। नहीं, zinc में अटकेंगे हम लोग ना, zinc में अटकेंगे क्योंकि plus अगर तो यूनिट लीफो हमारा अप्लाई करेगा तो 290 तो 300 से इश्यू करेगा, but वो वाला 10 ठीक है। ये जो 110 स्टॉक बाकी रहा वो 110 में 100 यूनिट इसका है और 10 यूनिट इसका है, तो 100 यूनिट का तो प्राइस नहीं पता है ना। कहीं ना कहीं जाओ, गाड़ी तो अटकने ही वाला है। कहाँ से पता चले, लेकिन लीफो अलाउड ही नहीं है, तो लीफो यूज नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड बेस पे तो कैसे, बराबर। ये सब में फीफो या डब्ल्यूएसी अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सब में दोनों का फीफो या डब्ल्यूएसी अप्लाई नहीं हो सकता, बाय डिफॉल्ट दोनों को डब्ल्यूएसी अप्लाई नहीं करना है, दोनों को फीफो अप्लाई करना है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इवन कॉस्ट शीट जब भी बनाते तभी भी अपन फीफो अप्लाई करते, तुम लोग को अगर एक ध्यान में आते रहेगा, तो जो करंट ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है उस पर ऐड करते ओपनिंग स्टॉक लेस करते क्लोजिंग स्टॉक,
तो क्लोजिंग स्टॉक का जो पर यूनिट का प्राइस रहता है ना, वो प्रोडक्शन का ही पर यूनिट का प्राइस क्लोजिंग स्टॉक में यूज करते हैं। यानी कि अभी लॉजिक क्या अप्लाई कर रहे हैं, फीफो। तो बाय डिफॉल्ट कॉस्टिंग में फीफो अप्लाई करना है, लेकिन ये सब में फीफो अप्लाई करने को गए तो उनको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा, मटेरियल कंज्यूम का नहीं मिलेगा, क्योंकि ओपनिंग का प्राइस नहीं पता है। तो ओपनिंग जब तक नहीं मिलेगा ना, आगे अपन नहीं बढ़ सकते। ठीक है, और इसीलिए सबने सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि कंपनी स्टॉक स्टैंडर्ड प्राइस पे वैल्यू करता है। सम के फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है, स्टॉक्स ऑफ विच आर केप्ट एट स्टैंडर्ड प्राइस। मिला? तो स्टॉक ये लोग स्टैंडर्ड प्राइस पे वैल्यू करते हैं। ये वन ऑफ दी अलाउड मेथड एज पर इवन इंड एस। इंड एस पे भी ये मेथड अलाउड है। ठीक है, तो जो कंपनी का कॉस्टिंग में ज्यादा वेरिएशंस नहीं आते हैं, यानी कि जिसके वेरिएंसेस काफी कम है, वो कंपनी स्टॉक को फीफो लीफो की जगह पे स्टैंडर्ड प्राइस पे वैल्यू कर सकता है। अगर उनका हर साल एक पर्टिकुलर प्राइस पे स्टॉक का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तो अननेसेसरी वो फीफो वगैरह क्यों अप्लाई करके कॉम्प्लिकेट करे, स्टैंडर्ड प्राइस पे ही रिकॉर्ड करो। लेकिन सब्जेक्ट टू कि वो कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि उनका वेरिएंसेस काफी कम है, आता है लेकिन काफी कम आता है, ज्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशंस नहीं है। ठीक है, तो लोग स्टॉक को स्टैंडर्ड प्राइस पे वैल्यू कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द अलाउड मेथड इवन फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज पर इंडेक्स। आया समझ में? ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर स्टैंडर्ड प्राइस पे स्टॉक को वैल्यू करते हैं तो कौन सा स्टॉक, ऑब्वियसली दोनों। अगर तूने ये साल के क्लोजिंग को स्टैंडर्ड पे रिकॉर्ड किया, वो बना नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, और उसको कोई और प्राइस पे रिकॉर्ड किया, तो ये साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट ही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना, तो नेक्स्ट ईयर का अकाउंट टैली कैसे होगा? समझा? तो क्लोजिंग अगर स्टैंडर्ड पे है तो ओपनिंग भी स्टैंडर्ड पे ही रहेगा, यानी दोनों स्टॉक स्टैंडर्ड पे है। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड प्राइस क्या है बताओ कॉपर का? तो ये दोनों स्टैंडर्ड प्राइस पे रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2,40,000 और ये 264, चार दो छः। चलो अभी ये निकालो फाइनली। डिवाइड करो, रेट निकालो। कितना? 2443.1, चार तक रखो। 1034। आज पता नहीं, मेरा बोर्ड मुझे बहुत कम छोटा लग रहा है। ओके, चलो अभी इसका जिंक का स्टैंडर्ड बताओ, मल्टीप्लाई करो। 29, 39। हाँ समझ में? अब सम इस पे वेरिएशन क्या ला सकता है कि अगर उन्होंने ओपनिंग का प्राइस बता दिया, फॉर एग्जांपल 2400 की जगह पे उन्होंने ओपनिंग का बताया 2350 सपोज, ठीक है, और सम साइलेंट है, ठीक है, तो वो लोग ये लाइन नहीं लिखेंगे स्टॉक्स आर वैलिड एट स्टैंडर्ड प्राइस। क्यों? क्योंकि प्राइस वो लोग ने खुद दे दी है। ठीक है, तो वो लाइन दिया नहीं रहेगा। और ओपनिंग का प्राइस बता दिया, तो सम साइलेंट है तो दोनों को बाय डिफॉल्ट अप्लाई करना पड़ेगा फीफो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 290 में पहले 100 इश्यू होगा, बाकी का 190 इसमें से इश्यू होगा, तो क्लोजिंग इसी का ही पार्ट है, तो 2441 ही यहाँ पे आएगा।
ठीक है, और उसकी सबसे मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट लिखोगे, ये मिल जाएगा, डिवाइड करके रेट मिलेगा। ठीक है, यानी कि दोनों को स्टैंडर्ड प्राइस पे नहीं रखना है। क्लोजिंग को बेस्ड ऑन फीफो वैल्यू करना पड़ेगा, ओपनिंग का प्राइस सम खुद बताएगा। ओपनिंग का दोनों को एज्यूम नहीं कर सकते। पता चला? तभी यहाँ पे 290, ये मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये हो जाएगा 2443.1034 और अमाउंट मल्टीप्लाई करके नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ये लिखूंगा 7,08,500 और यहाँ पे 627.2727 69,000। अब ऐड करो ये दोनों को, कितना 7,72,500। वो तुम लोग को आउटपुट दिया था 375, यानी कि 25 का लॉस्ट हुआ। स्क्रैप वैल्यू दिया है क्या? तो 772,500। ठीक है, अब स्टैंडर्ड अपने को रखना है। तो पहले तो यही सेम यहाँ पे लेके जाओगे, तो ये जाएगा 375। अब ये सब में जो इनपुट दिया है वो क्वांटिटी में दिया है कि परसेंटेज में दिया है? परसेंटेज दिया तो रिवर्स वर्क ही फॉलो करना है। ठीक है, तो फिर रिवर्स वर्क फॉलो करो। उन्होंने क्या बोला है, स्टैंडर्ड लॉस कितना है? 5% है, यानी कि अगर ये 100 रहेगा तो ये 5 होगा, ये 95 होगा। 95 और 375 तो 100 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई? 394.73। इसको तो लोग चाहे तो राउंड ऑफ कर सकते हो, 395 ले लो। ठीक है, तो ये 20 का आएगा नॉर्मल लॉस, स्क्रैप नहीं दिया तो ये 0। अब 395 को परसेंटेज वाइज डिवाइड कर लो, 70 30 277। ये पॉइंट में आया क्या? 277.5, 276.5 और ये 118.5। रेट स्टैंडर्ड का 2400 और 650। 63,600 टोटल। 7 लाख। आया समझ में? अब वेरिएंसेस तुम लोग को फाइंड करना है, होमवर्क नहीं अभी। ये आखिरी समय जिसका वेरिएंसेस फाइंड करे, उसके बाद में आगे के सम से वो होमवर्क जाएगा। तो ये सब में वो चलो बताओ आंसर। ये कॉस्ट वेरिएंस कितना है? 36,875। प्राइस वेरिएंस टोटल 10,000 एडवर्स और ये यूसेज। ओके, तो मैच हो रहा है वो कॉस्ट के साथ। अब मिक्स मिक्स में तो ये पॉइंट में आएगा ना, प्रॉपर आया। 400 का 70% 30% बराबर 280 और 120 बराबर। ठीक है, तो मिक्स वेरिएंस का टोटल कितना आया? 17,500 और ये 9,375। yield में हाँ ठीक है, 777,500 एक्चुअल
ओके ओके ठीक है, चलेगा, तो ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी तुम लोग का इंटर के मॉड्यूल का सम है, फाइनल के मॉड्यूल में भी दिया है, और अभी रिसेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, फाइनल के रिसेंट एग्जाम में। A company manufacturing a special type of fencing tile of 12 inch by 8 inch by half inch use the system of standard costing. The standard mix of the compound used for making the tile is 1200 kg of material A at 0.3 per kg, 500 kg of material B at 0.6 per kg, 800 kg of material C at 0.7 per kg. The compound should produce 12,000 square feet of tile of a half-inch thickness. During the period in which 100 tile of the standard size were produced, the material usage was 7,000 kg of A 0.32 के हिसाब से, 3,000 kg of B 0.65 के हिसाब से, 5,000 kg of C 0.75 per kg के हिसाब से. Present the cost figure for the period showing the material price, mixture and sub-usage variance. सम है ना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि हम लोग ने मैथ्स स्कूल में सीरियसली सीखा नहीं। हाँ, एरिया निकाल। नहीं करते स्क्वायर फिट बराबर क्षेत्रफळ एरिया ओके चलो अभी यहाँ पे ना सम में प्रॉब्लम क्या है वो थोड़ा पहले समझते हैं। तो उन्होंने को जो स्टैंडर्ड दिया है ना वो बोला है कि कंपनी टाइल्स बनाता है, टाइल्स का जो साइज है ना वो 12 इंच बाय 8 इंच बाय हाफ इंच है। पहले तो ये साइन जो है ना सिंबल वो इंच का है, ये पहले पता रहना चाहिए। ठीक है, तो 12 इंच बाय 8 इंच बाय हाफ इंच है। ठीक है, अब ये 12 एट हाफ ये क्या है? ये 12 इंच, ये 8 इंच, और इसका जो थिकनेस है ना वो हाफ इंच का है। थिकनेस वो हाफ इंच का है। ठीक है, तो जस्ट ऐसे ठीक है। तो अभी तक का स्टोरी में वापस बताता हूँ क्या हो रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि 1200 केजी ए, 500 है ना दूसरा, 500 केजी बी और 800 केजी सी यूज करके 12,000 स्क्वायर फीट का एक एरिया, स्क्वायर फीट का एक एरिया कवर हो पाए उतने टाइल्स बनते। अपने को 12,000 स्क्वायर फीट में कितने टाइल्स बैठेंगे ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले टाइल्स का जो साइज है, एक टाइल का साइज वो 12 इंच बाय 8 इंच। ठीक है, यानी कि इसका एरिया कितना हुआ? एरिया ऑफ वन टाइल इक्वल टू 12 इंच बाय 8 इंच, यानी कि 96 स्क्वायर इंच एक टाइल का एरिया। ठीक है, अपना टोटल एरिया 12,000 स्क्वायर फुट है। एक स्क्वायर फुट यानी 1 फुट बाय 1 फुट, यानी कि 1 स्क्वायर फुट होता है।
ठीक है, तो एक फुट में 12 इंच है, तो 12 इंच बाय 12 इंच इक्वल टू 1 स्क्वायर फुट। तो 1 स्क्वायर फुट इक्वल टू 144 स्क्वायर इंच। तो वैसे 12,000 स्क्वायर फुट यानी कितना स्क्वायर इंच? समझ में आया? तो 12,000 इंटू 144 डिवाइड बाय 1, 17,28,000 स्क्वायर इंच इक्वल टू 12,000 स्क्वायर फुट। इतना ये पूरे वॉल का एरिया है, और उसमें से एक टाइल का एरिया 96 स्क्वायर इंच है। तो कितने टाइल्स लगेंगे? तो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू 17,28,000 डिवाइड बाय 96, 18,000 टाइल्स। 18,000 टाइल्स को ये वॉल पे फिट किया तो पूरा वॉल कवर होगा 12,000 स्क्वायर फीट। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ये जो कॉम्पोजिशन है दैट इज इक्वल टू 18,000 टाइल्स का है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। पता चला? ओके, अब टेबल में कन्वर्ट करते हैं। 3 मटेरियल है ए बी सी, टोटल माइनस नॉर्मल लॉस इक्वल टू आउटपुट। ये सब में एक नया पार्ट और दोनों को सीखने को मिलेगा, बाद में बताता हूँ। पहले जितना डेटा दिया हुआ है वो रख देते हैं। एक्चुअल का क्वांटिटीज दिया है, बताओ मुझे। 7,000, 3,000, 5,000 kg। 3,000, 5,000। प्राइस दिया है 0.32, 0.65, 0.75, अमाउंट भी मल्टीप्लाई करके भी दे दिए। 2240, 1950, 3750, टोटल 3,000, नहीं, quantity 15,000, 7,940। अब देखो सुनो, ये जो 15,000 ये क्या है मुझे बताओ। ये केजीज, केजीज में मेजरमेंट, केजीज में। और जो आउटपुट दिया है वो टाइल्स में दिया है। तो जब भी इनपुट का मेजरमेंट और आउटपुट का मेजरमेंट अलग अलग रहेगा, तभी दोनों को टेबल को सिर्फ इनपुट तक ही रखने का, माइनस नॉर्मल लॉस इक्वल टू आउटपुट नहीं करने का। क्योंकि अगर तुम नॉर्मल लॉस माइनस करोगे तो आउटपुट केजीज में ही आना चाहिए, जबकि आउटपुट केजीज में नहीं है, आउटपुट यूनिट्स में है, टाइल्स में, नंबर ऑफ टाइल्स में। ठीक है, तो ऐसे टाइप पे टेबल दोनों का सिर्फ टोटल इनपुट तक बनता है, आगे का पार्ट नहीं बनता है। समझ में आया? और क्योंकि हमने ये लिखा ही नहीं, तो ये और ये मैच होगा ही नहीं। समझा? क्योंकि अपना टेबल इनपुट तक ही है, तो इनपुट मैच नहीं होता है, आउटपुट मैच होता है। तो अपने को आउटपुट वाला पार्ट लिखना ही नहीं है। नॉर्मल लॉस और आउटपुट ये दोनों नॉट एप्लीकेबल। समझ में आया? ठीक है, चलो अभी ये 15,000 केजीज है। अब हम लोग को रखना है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के लिए, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दिया है, क्वांटिटी में दिया है, अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लाई वाला टेक्निक यूज करेंगे जो पहले से मैं अपने अप्लाई किया था। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के लिए आउटपुट कंपेयर्ड विथ इनपुट। इनपुट में 3 इनपुट है, ए बी सी। स्टैंडर्ड के हिसाब से जो अपने को आउटपुट दिया है वो 18,000 टाइल्स का दिया है, 12,000 स्क्वायर फीट यानी कि 18,000 टाइल्स। ठीक है, तो 18,000 टाइल्स के लिए कितना मटेरियल लगता है? 1200 केजी, 500 केजी और 800 केजी। तो हमने एक्चुअल में जो प्रोडक्शन किया वो 1 लाख टाइल्स का किया। तो 1 लाख टाइल्स के लिए कितना लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई।
आया समझ में? और मॉडल में ना ये लोग ने इसको ऐसे ही रखा है, राउंड ऑफ नहीं किया, क्योंकि किलोग्राम्स फ्रैक्शन में आ सकता है, वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए वो वैसे ही रखा है, तो अपन भी वैसे ही रखते हैं। ठीक है, तो 6666.67 to 777.78 444.44। प्राइस क्या है स्टैंडर्ड का? अब टेबल तो ना कंप्लीट कर लेना, समझ में आया ना क्या करना है अभी? अच्छा, अब अगर नॉर्मल लॉस और आउटपुट नहीं है तो अपन सब वेरिएंसेस फाइंड कर पाएंगे क्या? ये दो एलिमेंट अपने पास नहीं है, टोटल तक ही अपन टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो अपना सब वेरिएंसेस मिलेगा क्या? तो फर्स्ट थिंग, अगर नॉर्मल लॉस रहता तो भी स्क्रैप रेट नहीं दिए तो जीरो ही लेते हैं ना, तो यही सेम यहाँ पे आता है। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, वो यही रहेगा। ठीक है, तो पहला वेरिएंस मिल गया। दूसरा है प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, वो मिल गया। यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, वो मिल गया। मिक्स वेरिएंस, ये टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ये प्रपोर्शन में जाएगा, ये प्रपोर्शन कॉम्प्लिकेटेड है तो ये मत यूज करो, ये और ये सेम है ना, तो 12:5:8 आया समझ में? तो 15,000 को ये रेशियो में डिवाइड करो तो ना को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिलेगा माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, मिक्स वेरिएंस आ गया। यील्ड वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस, यानी कि अगर ये नहीं रहेगा तो भी अपना वेरिएंसेस रुकेगा नहीं, सब वेरिएंसेस मिल ही रहे। आया समझ में? तो सिर्फ टेबल कंप्लीट कर लो, पहले वर्किंग नोट लिखो, टेबल कंप्लीट करो, वेरिएंसेस का पार्ट होमवर्क ले लो। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो टाइल्स का थिकनेस है वो सभी हाफ इंच वाला ही है, यानी कि अगर सपोज मैंने पहला टाइल यहाँ पे बिठाया तो जो दूसरा टाइल आएगा वो भी हाफ इंच के थिकनेस का ही रहेगा, यानी कि मटेरियल हर टाइल में सेम यूज हो रहा है। लेकिन अगर तुम लोग ऐसा बोला रहता कि स्टैंडर्ड के हिसाब से हाफ इंच का था और एक्चुअली में हमने यूज किया वो सपोज 1/4 इंच का यूज किया या फिर 3/4 इंच का यूज किया, तो कैसे मटेरियल चेंज होगा, तो उसपे वो वॉल्यूम वाला एक तुम लोग को पता है, मास वॉल्यूम क्यूब फीट वाला वगैरह यूज करना पड़ेगा, तो वो कन्वर्जन और डिफरेंट है। जाने दो, अपने को उतना नहीं आएगा, नहीं देंगे, नहीं देते। इसमें ना एक बैच में ऐसा हुआ था कि मैंने ये सम स्टार्ट किया तो एक लड़की बोलती है सर मुझे ये आता है, मुझे पता है इसका आंसर क्या है, बोले कि बता कितना है, बोलता है 18,000। बोले कि 18,000 कैसे निकाला, बोलते निकाला नहीं, याद कर लिया है। क्योंकि मॉडल के अंदर ये एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है, मॉडल के अंदर डायरेक्टली स्टैंडर्ड बोला 18,000 खत्म, सॉल्यूशन में उन्होंने ये बताया ही नहीं कि ये 18,000 आया कहाँ से, तो वो लड़की ने याद कर लिया था कि इसका आंसर 18,000 है, आंसर फटाफट फटाफट सम सॉल्व करके बैठ गई। बाद में जब ये बताया तभी उसको रियलाइज हुआ कि इसका ये 18,000 कहाँ से डिराइव होता है। तो तुम लोग भी एग्जाम में अगर यही सेम नंबर्स आया ना तो ये कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करने का, डायरेक्ट 18,000 लेके सम स्टार्ट कर देने का। नहीं, मॉडल ने बताया ही नहीं है ना, सजेस्टेड ने ना मॉडल ने, डायरेक्टली स्टैंडर्ड इज गिवन फॉर 18,000 टाइल्स, खत्म, वहां से डायरेक्ट सम स्टार्ट हुआ है। वो 18,000 कहाँ से आया वो एक्सप्लेन ही नहीं किया है, ऐसा है।